हर बच्चा इस संदेश के साथ आता है कि ईश्वर अभी तक मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत खूबसूरत शब्द हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि बचपन कितना कितना नाजुक और कीमती होता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो काफी गंभीर है, चिंताजनक है। हाल ही में दूषित कफ सिरप पीने की वजह से 25 बच्चों की जान चली गई। यकीन है इस खबर ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। हाँ, और ये घटना इसलिए और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि ये ठीक उस समय हुई जब अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में ही केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ही मिलावट के खतरे को देखते हुए 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ खास तरह के कफ सिरप पर रोक लगाई थी। हाँ। तो सवाल उठता है कि रोक के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? हाँ, यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की एक गहन चर्चा घूमने वाली है। हम द हिंदू जैसे जो प्रमुख प्रकाशन हैं उनमें छपे लेखों और हालिया रिपोर्टों के आधार पर इस मुद्दे की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद है भारत में बच्चों को दी जाने वाली दवाओं से जुड़े कुछ बेहद जरूरी पहलुओं को समझना, जैसे कि नियम कानून क्या है अपने यहाँ, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं और आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। जी, ये जानना न सिर्फ एक आम नागरिक के तौर पर हमारे लिए जरूरी है, बल्कि जो लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकारी नीतियों, संवैधानिक अधिकारों और हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आज की बातचीत में हम सबसे पहले उस दुखद घटना और उससे जुड़ी जो फौरी चिंताएं हैं उन पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे देश में दवाओं को नियंत्रित करने वाला ढांचा कैसा है, खासकर बच्चों के लिहाज से। ठीक है। हम ये भी समझेंगे कि बच्चों की जरूरतें बड़ों से अलग क्यों होती हैं, दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है इस पर भी एक नजर डालेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या रास्ता अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उसी दिल दुखाने वाली घटना से करते हैं, 25 मासूमों की मौत। और खबरों में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिस बाल रोग विशेषज्ञ ने कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर यह सिरप लिखा था, हाँ, उसे हर बोतल पर महज ₹4.5 का कमीशन मिला। ये रकम इतनी छोटी है कि यकीन करना मुश्किल है, पर यह दिखाता क्या है? क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं इंसानी जान की कीमत इतनी कम हो गई है? ये सोचना ही भयानक है। सिर्फ ₹2.5 के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना, ये व्यक्तिगत लालच से कहीं ज्यादा बड़ी सिस्टम की खामी की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, ये तब हुआ जब सरकार खतरे को भांप चुकी थी। अब देखिए, भारत में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए संस्थाएं तो हैं। मुख्य रूप से 2 स्तर पर काम होता है। अच्छा। एक है केंद्र सरकार की संस्था, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करती है और जो बड़े दवा निर्माता हैं, दवा का आयात निर्यात है, नई दवाओं की मंजूरी है, इन सब मामलों को देखती है। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है राज्यों का। हर राज्य में अपने औषधि नियंत्रक होते हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स। ओके। इनका काम है राज्य के अंदर जो छोटी और मझोली दवा कंपनियां हैं उन पर नजर रखना, दवा बनाने, बेचने और बांटने के लाइसेंस देना और उनके नियमों का पालन करवाना। तो थ्योरेटिकली कागज पर तो एक ढांचा मौजूद है, लेकिन फिर भी ये दुखद हादसा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ढांचा खासकर बच्चों की दवाओं के मामले में पर्याप्त मजबूत है? हमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति या कंपनी को दोष देने के बजाय ये देखना होगा कि सिस्टम में कहाँ कमी रह गई। सही कहा। यहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39F याद आता है। ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है और ये कहता है कि राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर मिले और उन्हें शोषण से बचाया जाए। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये एक अहम संवैधानिक गारंटी है। पर क्या ये गारंटी जमीनी हकीकत में बदल पा रही है, खासकर दवाओं की सुरक्षा के मामले में? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनों की कमी नहीं है। करीब 13 तो खास तौर पर बच्चों के लिए बने कानून हैं और लगभग 10 और ऐसे कानून हैं जिनमें बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। अच्छा, काफी है हाँ, इनमें राष्ट्रीय बाल नीति 1974 से लेकर इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान 2014 तक, बाल विवाह रोकने के कानून से लेकर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले पॉक्सो एक्ट तक, यहाँ तक कि आधार एक्ट में भी बच्चों के लिए प्रावधान है। सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है। हाँ, इतने सारे कानून। हाँ,
ये सभी अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक बात सामने आती है। क्या? इनमें से ज्यादातर कानूनों का फोकस या तो बाल मजदूरी रोकने पर है, या बच्चों के यौन शोषण को रोकने और सजा दिलाने पर, या फिर उनके सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा पर है। लेकिन बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की सुरक्षा पर नजर रखने का जो खास पहलू है, जिसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, यानी दवाएं बाजार में आने के बाद भी उन पर नजर रखना कि वे सुरक्षित हैं या नहीं, कहीं उनके कोई अनपेक्षित दुष्प्रभाव तो नहीं दिख रहे। अच्छा, वो फॉलोअप वाला पार्ट। हाँ बिल्कुल, उस पहलू पर इन कानूनों में उतना स्पष्ट ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस विशिष्ट क्षेत्र में और मजबूत निगरानी और बुनियादी ढांचे की जरूरत है, जो मौजूदा कानूनी ढांचे में शायद उतनी प्राथमिकता नहीं पा सका है। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि बच्चों की दवाएं सिर्फ वयस्कों की दवाओं का छोटा डोज नहीं होती। एक बाल रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर हैरी शिर्की। उन्होंने बच्चों को चिकित्सीय अनाथ कहा था, थेराप्यूटिक ऑफेंस। इस शब्द का क्या मतलब है? क्या इसलिए कि दवाओं के मामले में हम बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते? बिल्कुल सही पकड़ा। डॉक्टर शिर्के का ये शब्द बहुत सटीक है। बच्चे शारीरिक रूप से सिर्फ छोटे वयस्क नहीं होते, उनकी शारीरिक बनावट, उनके अंग कैसे काम करते हैं, दवाएं उनके शरीर में कैसे घुलती हैं, कैसे असर दिखाती हैं और कैसे शरीर से बाहर निकलती है, ये सब वयस्कों से काफी अलग होता है। अच्छा। इसे विज्ञान की भाषा में फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक ही दवा बच्चे के शरीर पर वैसा असर नहीं डालेगी जैसा किसी वयस्क पर डालती है, और उसके दुष्प्रभाव भी अलग हो सकते हैं, शायद ज्यादा गंभीर भी। लेकिन ज्यादातर दवाएं तो पहले वयस्कों पर ही जांची जाती हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह। हाँ, और यहीं असली समस्या शुरू होती है। नैतिक कारणों से और कुछ व्यावहारिक मुश्किलों की वजह से भी नई दवाओं की क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी इंसानों पर परीक्षण, आमतौर पर बच्चों पर नहीं किए जाते। इसका नतीजा ये होता है कि जब कोई दवा बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी सही खुराक क्या हो, उसे कैसे दिया जाए, इसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी अक्सर नहीं होती। कई बार तो डॉक्टर वयस्कों के लिए तय की गई खुराक का अंदाजा लगाकर ही बच्चों को दवा दे देते हैं। अरे, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। निश्चित रूप से, इससे बच्चों को गलत डोज मिलने का खतरा, दवा का असर ना होने का खतरा या फिर गंभीर साइड इफेक्ट्स होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों के लिए दवाएं विकसित करने की एक अलग रणनीति हो, जो उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखे। ये बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल का, खासकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ बच्चों की दवाओं के परीक्षण और नियमन में इतनी कमियां हैं, तो क्या दुनिया के दूसरे विकसित देशों में स्थिति बेहतर है? क्या वहाँ बच्चों की दवाओं के लिए खास इंतजाम है? हाँ, कई देशों ने इस मामले में हमसे बेहतर कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपियन संघ में पीडियाट्रिक यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशन नाम का एक सिस्टम है। अच्छा। अमेरिका में बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रन एक्ट यानी BCPA है। ये कानून न सिर्फ ये तय करते हैं कि बच्चों की दवाएं सुरक्षित और असरदार हों, बल्कि ये दवा कंपनियों को बच्चों के लिए खास तौर पर दवाएं बनाने और उन पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। प्रोत्साहित कैसे? जैसे उन्हें कुछ समय के लिए बाजार में एकाधिकार देना या दूसरी रियायतें देना। मतलब उन्हें फायदा होता है अगर वो बच्चों के लिए रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो आप बाकायदा कानून और प्रोत्साहन दोनों हैं। और भारत में स्थिति क्या है? क्या हमारे यहाँ भी ऐसा कोई खास कानून या नीति है? दुर्भाग्य से भारत में बच्चों की दवाओं के नियमन के लिए इस तरह की कोई एक समर्पित नीति या खास कानून नहीं है। हम ज्यादातर सामान्य दिशा निर्देशों पर ही निर्भर करते हैं। अब सोचिए, बच्चे तो अपने स्वास्थ्य जरूरतों के लिए पूरी तरह अपने माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चों की दवाओं के लिए बहुत स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश बनाए और उन्हें लागू भी करवाए। और इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है, दवाओं की कीमत का। वो भी तो एक मुद्दा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत में स्वास्थ्य का खर्च, खासकर दवाओं का खर्च, बहुत से परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है। हाँ, ये तो है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि बच्चों के लिए जो जरूरी दवाएं हैं वो न सिर्फ सुरक्षित और असरदार हों, बल्कि सस्ती भी हों, ताकि हर बच्चा उन तक पहुंच सके। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है आवश्यक दवाओं का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भी एक लिस्ट है बच्चों के लिए जरूरी दवाओं की। EMLC कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, WHO ने आवश्यक दवाओं की एक सूची बनाई है
और उसी तर्ज पर बच्चों के लिए भी एक अलग सूची है जिसे EMLC यानी एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट फॉर चिल्ड्रन कहते हैं। आवश्यक दवाएं वो होती हैं जो किसी आबादी की सबसे आम और ज़रूरी स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है। सिद्धांत ये है कि ये दवाएं हर स्वास्थ्य व्यवस्था में अच्छी गुणवत्ता में, सही मात्रा में और सस्ती कीमत पर हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। WHO समय समय पर इस लिस्ट को अपडेट करता है और उम्मीद की जाती है कि सभी देश अपनी राष्ट्रीय जरूरी दवाओं की सूची को भी इसी आधार पर अपडेट करें। तो क्या भारत में ऐसा होता है? हमारी लिस्ट अपडेट होती है बच्चों वाली? यहीं पर एक और कमी नजर आती है। भारत में वयस्कों के लिए जो राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची है NLEM, उसको तो फिर भी समय समय पर संशोधित किया जाता है, लेकिन बच्चों वाली लिस्ट ELMC पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। उसे नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जाता है। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। हाँ, ये एक ऐसी कमी है जिस पर नीति बनाने वालों को फौरन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि बच्चों के लिए कौन सी दवाएं सबसे जरूरी और सुरक्षित है, तो हम उन्हें सही ढंग से उपलब्ध कैसे कराएंगे? सही बात है। दवाओं की लिस्टिंग के अलावा रोजमर्रा की प्रैक्टिस में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सामान्य सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं? कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, जो लोग बच्चों की देखभाल करते हैं, माता पिता, रिश्तेदार और जो फार्मासिस्ट दवा देते हैं, उन्हें लगातार दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करना, मतलब जागरूक करना जरूरी है। दूसरी, दवा के लेबल को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। उस पर खुराक, इस्तेमाल का तरीका, बनाने और खराब होने की तारीख सब स्पष्ट लिखा हो। तीसरी, बच्चों को हमेशा सही नाप कर सही मात्रा में ही दवा देनी चाहिए। अंदाजे से दवा देना खतरनाक हो सकता है, चम्मच से अंदाजा लगाना वगैरह। हाँ, वो घर में आमतौर पर हो जाता है। बिल्कुल। और चौथी, दवा देने के बाद बच्चे पर नजर रखना कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। और जो दवाएं बिना पर्ची के मिल जाती हैं, यानी ओवर द काउंटर OTC दवाएं, उनके बारे में क्या? जैसे सर्दी खांसी बुखार की आम दवाएं जो लोग खुद ही ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी आम तकलीफों के लिए लोग अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं ले लेते हैं। शहरी इलाकों में ये चलन शायद ज्यादा है। इन OTC दवाओं का नियमन भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनमें से कई दवाएं, खासकर कफ सिरप, अगर सही मात्रा में ना दी जाए या गलत कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों PHCs में भी ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को दी जाने वाली दवाएं अच्छी गुणवत्ता की हों। नकली या घटिया दवाओं के मामले में तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, किशोरों के मामले में दवाओं के दुरुपयोग, खासकर कुछ कफ सिरप या पेन किलर्स के नशे की लत को रोकने पर भी ध्यान देना होगा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि WHO ने कई बार भारत में बने कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है, जिनमें खतरनाक केमिकल पाए गए थे। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, कैमरून जैसे देशों में भी इन सिरपों से बच्चों की मौत की खबरें आईं। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी या ग्लोबल साउथ की फार्मेसी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर दवाएं बनती हैं और बाहर भेजी जाती हैं। और इस तमके के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम दुनिया को दवाएं दे रहे हैं तो ये हमारी नैतिक और व्यावसायिक जिम्मेदारी है कि वो दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हों। ये घटनाएं न सिर्फ भारत की छवि खराब करती हैं, बल्कि एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती हैं कि क्या हम अपने देश में बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर पर्याप्त नियंत्रण रख पा रहे हैं? एक्सपोर्ट क्वालिटी और डोमेस्टिक क्वालिटी में फर्क तो नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें दवाओं, खासकर बच्चों की दवाओं पर अपने देश में और ज्यादा शोध करने की जरूरत है? क्या हम सिर्फ दूसरे देशों के डेटा पर निर्भर नहीं रह सकते? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी बात है जो आपने उठाई। हम बच्चों की दवाओं के लिए अपनी स्वास्थ्य नीति सिर्फ दूसरे देशों से मिले डेटा के आधार पर नहीं बना सकते। हमारी आबादी की जेनेटिक बनावट अलग है। हमारे यहाँ कुपोषण जैसी समस्याएं हैं जो दवाओं के असर और उनके जहरीलेपन को प्रभावित कर सकती हैं। पर्यावरण के कारक भी अलग हैं। अच्छा, इसलिए हमें भारत के बच्चों पर आधारित भारत विशिष्ट डेटा की सख्त जरूरत है। तो क्या वयस्कों पर किए गए शोध के नतीजों को बच्चों पर लागू करना भी सही नहीं है? मतलब जैसे डोज कम कर दी या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पहले बात की, बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते। वयस्कों के डेटा को बच्चों पर एक्सट्रापोलेशन करना, यानी अंदाजा लगाकर लागू करना, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है और खतरनाक हो सकता है। हमारे नीति निर्माताओं को ये समझना होगा।
जब वे बच्चों के लिए नीतियां बनाएं तो उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। उन्हें ये भी सोचना होगा कि कहीं कोई पर्यावरणीय कारक जैसे कुपोषण किसी दवा के विषैले प्रभाव को बढ़ा तो नहीं रहा। और वो जो प्रैक्टिस है कि वयस्कों वाली दवा को ही डोज कम करके बच्चों को दे दिया जाता है, ये और भी गलत है। इस तरह से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को ऑफ लेबल इस्तेमाल कहा जाता है। ऑफ लेबल? हाँ, ऑफ लेबल यानी उस तरीके से इस्तेमाल करना जिसके लिए दवा को आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है, या उस उम्र के मरीज के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल बच्चों पर कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फॉर्मुलेशन, उनकी डोज, सब कुछ बच्चों के लिहाज से असुरक्षित हो सकता है। साफ है कि बच्चों में दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल की निगरानी और उस पर सख्ती बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि जिन दवाओं की सुरक्षा बच्चों के लिए साबित नहीं हुई है, उनका इस्तेमाल करके हम अनजाने में ही सही उन मासूमों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। निष्कर्ष यही है कि भारत को फौरन एक मजबूत, व्यापक और समग्र बुनियादी ढांचे की जरूरत है, जो बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की सुरक्षा के प्रोटोकॉल की न सिर्फ निगरानी करे, बल्कि इस बारे में जागरूकता भी फैलाए। ये सिर्फ नियम कानून बनाने या लागू करने की बात नहीं है, ये हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का सवाल है। हाँ, बच्चों के लिए सुरक्षित दवाएं सुनिश्चित करना हमारी सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर बच्चों की दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक ढांचे में कोई एक सबसे जरूरी बदलाव करना हो, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, तो वो क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। अगर इस विषय पर या यूपीएससी की तैयारी से जुड़े किसी और पहलू पर आपके मन में कोई सवाल है या आप और जानकारी चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।